Hello students, I am Kalpana Mishra and welcome back to my YouTube channel. स्टूडेंट्स आज हमने स्टार्ट करना है क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 11 के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक के लास्ट के आपने वो समझने, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसके पहले जो ब्लू प्रिंट्स है ना, आप चैनल पर जाना, प्लेलिस्ट क्लास 10 साइंस चैप्टर 11 की अगर आप ओपन करोगे ना उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द ह्यूमन आई कैन फोकस ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट डिस्टेंस बाय द एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। दिस इज ड्यू टू, जो ह्यूमन आई होती है ना उसका जो फोकस किया जाता है, उसके डिस्टेंस को जो है फोकस किया जाता है, उसकी फोकल लेंथ को आगे पीछे किया जाता है। तो इसे क्या कह सकते हैं हम, क्या कहते हैं हम? ए प्रेस बायोपिया, बी ओकोमोडेशन, सी नियर साइटनेस एंड डी फार साइटनेस। तो राइट आंसर क्या है इसका? राइट आंसर है ओकोमोडेशन, जो कि हमने ब्लू प्रिंट्स में क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन है ये, ठीक है, उसमें पढ़ा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। द ह्यूमन आई फॉर्म द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स। जो ह्यूमन आई की इमेज है वो कहाँ पर फॉर्म्ड होती है? वो फॉर्म्ड होती है कहाँ पर? ए कॉर्निया, इरिस, पिपल एंड रेटिना। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है रेटिना। हम ये याद रखना है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, कि ह्यूमन आई में जो इमेज है वो कहाँ फॉर्म्ड होती है? रेटिना पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर ए यंग अडल्ट विद नॉर्मल विजन इज अबाउट। जो डिस्टेंस होती है ना, लीस्ट डिस्टेंस जो एडल्ट होते हैं उसमें जिनकी नॉर्मल विजन होती है उनमें क्या होती है? तो इसमें राइट आंसर क्या है? 25 सेंटीमीटर, ठीक है। ये भी याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट से मैं आपको साथ के साथ बताती जा रही हूँ। द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ द। जो हमारे आई की फोकल लेंथ चेंज होती है ना, अकोमोडेशन लेंथ को चेंज करना, फोकल लेंथ को, तो जो फोकल लेंथ चेंज होती है ना वो किसकी वजह से चेंज होती है? वो होती है सीलियरी मसल्स की वजह से। जो हमारा लेंस होता है ना उसको क्या होती है, हमारी आईज यहाँ से ऐसे सीलियरी मसल्स जो है पकड़ के रखती है। तो अब ऑब्जेक्ट हमें अगर नहीं दिखाई दे रहा तो ऑब्जेक्ट तो वहाँ से कहीं जाएगा नहीं, तो ये सीलियरी मसल्स से हमारे लेंस की फोकल लेंथ चेंज होती रहती है, जिससे कि हम ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। ए पर्सन नीड्स ए लेंस ऑफ पावर -5.5 डायोप्टर फॉर द करेक्टिंग हिज डिस्टेंट विजन, ठीक है। उसके विजन को, डिस्टेंट विजन को ठीक करने के लिए पावर की जरूरत है एक पर्सन को, कितनी? -5.5 डायोप्टर, ठीक है। उसके बाद दिया है उसका जो नियर विजन है उसके लिए कितने पावर का चाहिए? प्लस है, मतलब पॉजिटिव है, 1.5 डायोप्टर। व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ? आपको इसकी फोकल लेंथ बतानी है कितनी रिक्वायर्ड है इसको करेक्ट करने के लिए दोनों विजन को, ठीक है। तो फर्स्ट हमने क्या करना है, हमारे पास क्या गिवन है उसको देख लेते हैं। तो फर्स्ट पावर ऑफ डिस्टेंट व्यूज पार्ट ऑफ द लेंस। देखो सबसे पहले हम पहले पार्ट का देखें तो हमारे पास पावर कितनी दे रखी है? -5.5 डायोप्टर, ठीक है। अब देखो पावर जो होती है वो रेसिप्रोकल होती है किसकी? 1 फोकल लेंथ की, ठीक है। कि और उसके बाद अगर ये याद रखना कि पावर और फोकल लेंथ हमेशा किस में होती है? पावर जो होती है 1 डायोप्टर होती है, तो फोकल लेंथ मीटर में होती है हमेशा। लेकिन अगर इसको सेंटीमीटर में लाना है तो हम क्या करेंगे? 100/f, ठीक है। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। तो पावर ऑफ कितना है हमारे पास? -5.5। उसके बाद अब हमें क्या पता करना है? फोकल लेंथ पता करना है, तो हम क्या लिखेंगे? F = 1/P1, क्योंकि हम पहली पावर ले रहे हैं, ठीक है। तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/P की वैल्यू आपका -5.5, ठीक है। उसके बाद जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका क्या आ जाएगा? 0.182 माइनस में, ठीक है। तो ये मीटर में आएगा, तो इसको आपने किस में चेंज करना है? सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए आप डायरेक्ट इसको ऐसे भी कर सकते हो, F = 100/P, ठीक है। तो 100/-5.5, तो इसको आप सॉल्व करोगे ना तो आपका ये आंसर सेंटीमीटर में आ जाएगा, ठीक है। समझ आ गई मेरी बात? अब देखो माइनस का साइन है, इसलिए कौन सा लेंस इसको चाहिए?
करेक्ट करने के लिए कॉनकेव, ठीक है। ये चीज़ पता है ना कि इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव में आती है, वो कौन सा लेंस होता है, कॉनकेव लेंस, ठीक है। अब इसी तरीके से सेकंड वाले को भी आपने सॉल्व करना है। सेकंड हमारे पास क्या दिया है, P2 जो है हमें कितना दिया हुआ है, प्लस का 1.5, ठीक है। तो सेम ऐसे ही P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, सेंटीमीटर में निकालना है ना, क्यों सेंटीमीटर में निकालना है इसको, अगर तो सेंटीमीटर में निकालने के लिए 100 अपॉन हम क्या कर देंगे F, ठीक है। तो अब इसका आंसर कैसे हम निकालेंगे, 100 अपॉन क्या था हमारा 1.5, पॉइंट हटा के आप यहाँ पे एक जीरो और लगा दो, उसके बाद इसको सॉल्व करोगे तो जो सॉल्यूशन आएगा वो आपका पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि डायोप्टर भी पॉजिटिव में, पावर भी पॉजिटिव में, तो फोकल लेंथ भी पॉजिटिव होगी। तो इसको सही करने के लिए, इसके नियर विजन को सही करने के लिए कौन सा लेंस की जरूरत पड़ेगी, कॉन्वेक्स लेंस की, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, द फार पॉइंट ऑफ ए मायोपिक पर्सन, एक मायोपिक पर्सन है, उसका फार पॉइंट है 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द आईज, वट इज द नेचर एंड द पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट द प्रॉब्लम। अब आपको बताना है कि इसे, इसका जो है पावर बतानी है कि इसको कितने पावर के लेंस की जरूरत है, उसका नेचर क्या होगा, और इसको करेक्ट करने के लिए कौन से लेंस की जरूरत है, कितने पावर के लेंस की जरूरत है। तो सबसे पहले देखो आपका जो है अगर मान लो ये मायोपिक आई है आपकी, ठीक है, तो उसको जो है 80 सेंटीमीटर के फ्रंट पर उसको यहाँ पर जो है क्लियर है, उसके बाद उसका क्लियर नहीं है, ठीक है। इसका मतलब जो उसकी V है, मीन्स यहाँ पर है, मतलब यहाँ तक उसका इमेज जो है वो सही बन रही है। तो V इज इक्वल टू जो यहाँ पर, अब देखो पहले इसको कैसे, जो लेंस, ये हमारा लेंस, हमारा आई लेंस है, इसके फ्रंट में अगर कोई चीज़ होती है वो हमेशा क्या होती है, नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, माइनस 80 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट जो है हमारा, ऑब्जेक्ट हमारा पता नहीं कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट तो इन्फिनिटी है ना, ऑब्जेक्ट का हमें पता नहीं वो कहाँ पर है, जब उसकी इमेज जो है -80 पे बन रही है, सेंटीमीटर पे बन रही है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को हम क्या ले लेते हैं, इन्फिनिटी, बहुत दूर, कुछ दूरी पर है। अब लेंस फॉर्मूला यूज करके हम इसकी फोकल लेंथ निकालेंगे। तो लेंस फॉर्मूला हमारे पास 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/v हमारे पास क्या है, -80, और u क्या है, इन्फिनिटी। 1/infinity इज इक्वल टू किसके होता है, 0 के बराबर होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0, मीन्स f इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, 1/80, ठीक है। 1/f, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप सॉल्व करोगे तो f इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, -80 सेंटीमीटर। अब आपको पावर उसकी पता करनी है, ठीक है। पावर पता करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ सेंटीमीटर में है तो हम फोकल लेंथ को भी सेंटीमीटर में कैसे यूज़ करेंगे, पावर निकालने के लिए 100/f, ठीक है। तो 100/f हमारी क्या है, -80। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, -1.25 डायोप्टर। डायोप्टर क्यों लगाया, क्योंकि हमने क्या निकाली है, पावर निकाली है, ठीक है। और फोकल लेंथ हमें सेंटीमीटर में दी थी, इसलिए हमने 100/f वाला फॉर्मूला लिया है, ठीक है। ये चीज़ समझ आया, अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो ही आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा। देखो फार पॉइंट जो है मायोपिक पर्सन की है, मायोपिक पर्सन मीन्स उसको दूर की चीज़, तो उसका फार पॉइंट मीन्स उसकी जो आंखें हैं, ठीक है, वहाँ से उसको जो है यहाँ पर लगभग 80 सेंटीमीटर पर उसको जो है दिखाई दे रहा है, लेकिन दिखाई दे रहा है कैसा, मायोपिक पर्सन है, उसको यहाँ से आगे क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। और ऑब्जेक्ट जो है पता नहीं, फिर इन्फिनिट कहीं पर होगा, ठीक है। इट मीन्स इमेज अगर यहाँ बन रही है तो इमेज कैसी होगी, V होगी ना, ठीक है। और लेंस के आगे बन रही है तो कैसी होगी, माइनस में। समझ आ गई इतनी बात, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और इसको देखो अब F जो है आपकी वो किस में आ रही है, नेगेटिव आ रही है ना, इसलिए यहाँ पर कौन सा लेंस यूज हो रहा है, नेगेटिव साइन की वजह से हम बता सकते हैं कौन सा लेंस यूज हो रहा है, कॉनकेव लेंस, ठीक है। और वैसे भी हमें पता है जो मायोपिया होता है, मायोपिक पर्सन होते हैं, उनको अपने जो है विजन को सही करने के लिए कौन सा लेंस लगाना पड़ता है, कॉनकेव लेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, मेक ए डायग्राम टू शो हाउ हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्टेड। आपको डायग्राम बना के बताना है कि हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट कैसे करना है। द नियर पॉइंट ऑफ ए हाइपरमेट्रोपिया आई इज 1 मीटर। देखो
मायोपिया क्या होता है, दूर की चीज हमें क्लियर नहीं दिखाई देती। हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, नजदीक की चीज हमें क्लियर नहीं दिखाई देती है। और जो उसका नियर पॉइंट है वो कितना है, 1 मीटर। 1 मीटर मीन्स 100 सेंटीमीटर। ठीक है। व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर, आपको पावर ऑफ लेंस भी बताना है कि किसकी रिक्वायर है, कितने की रिक्वायर है उसका करेक्ट डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए। ठीक है। और एज्यूम करना है, हमें पता है एज्यूम हम कर सकते हैं कि नियर पॉइंट क्या है, 25 सेंटीमीटर जो है नॉर्मल आई की है। ठीक है। तो द नियर पॉइंट एंड ऑफ द हाइपरमेट्रोपिया आई फर्दर अवे द नॉर्मल नियर पॉइंट। देखो अभी इसको डायग्राम से समझो, ये डायग्राम, इस डायग्राम में आपको ये नॉर्मल दिखाई दे रही है आई, नियर पॉइंट आपका नॉर्मल है, ये रेटिना है आपका। ठीक है। ये आई लेंस है आपका। यहाँ से जो है आपका अगर ये रेज जा रही है, ये कहाँ पर बन रही है, इसकी इमेज रेटिना पर बन रही है, इट मीन्स नॉर्मल आई है। ठीक है। अब अगर पर्सन को प्रॉब्लम है, ठीक है, पर्सन को प्रॉब्लम है तो उसकी इमेज कहाँ बन रही है, उसकी इमेज बनेगी आपकी रेटिना के पीछे। अब ये देखो ये जो है आ रही है और यहाँ जो है रेटिना के पीछे जाके मिल रही है। ठीक है। रेटिना के पीछे जाके मिल रही है, इसमें इट मीन्स कौन सी इसके डिफेक्ट है, हाइपरमेट्रोपिक आईज है। ठीक है। अब इस आईज को करेक्ट कैसे करना है, इस आईज को करेक्ट करने के लिए आपने कौन सा लेंस लगाना है, आपने लगाना है लेंस कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस लगाने से क्या होगा, जो ये बाहर जा रही थी ना रेस, वो क्या होगी, रेटिना पर आने लग जाएगी। और रेटिना पर अगर आ गई तो इट मीन्स जो ये इमेज थी इसकी, वो जो ऑब्जेक्ट कहाँ था उसका, यहाँ ऑब्जेक्ट था, उसकी इमेज यहाँ पर बन रही है, क्योंकि यहाँ पर वो यहाँ तक वो क्लियर देख पा रहा है 25 सेंटीमीटर पे। 100 सेंटीमीटर था ना, दूर था, तो उसको नज़दीक आके उसका जो फोकल लेंथ थी वो क्या हो गई, नज़दीक हो गई, और उसको वो ऑब्जेक्ट जो है क्लियर दिखाई देने लगा। आ गई बात समझ में, तीनों डायग्राम से प्रॉपर इसको आपने समझना है। तो अब आगे इसका सॉल्यूशन बताना है आपको। द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड कितना है, 25 सेंटीमीटर पे फ्रॉम द करेक्टिंग लेंस मस्ट प्रोड्यूस ए वर्चुअल इमेज 1 सेंटीमीटर, हमें पता है कितना होता है 100 सेंटीमीटर, क्योंकि ऑब्जेक्ट का हमने 25 सेंटीमीटर लिया है ना, तो इमेज का भी हम सेंटीमीटर में लेंगे, तो 1 मीटर इज इक्वल टू हम क्या कर लेंगे 100 सेंटीमीटर। तो u माइनस होती है इसलिए -25 सेंटीमीटर, v क्या हो गया आपका 100 सेंटीमीटर। ठीक है। तो सबसे पहले हमें पावर निकालनी है, तो उसके लिए किसकी जरूरत है, f की जरूरत है। तो f के लिए कौन सा फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, लेंस का फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या यूज हो रहा है, लेंस यूज हो रहा है। ठीक है। अब v की वैल्यू -100, u की वैल्यू -25, यहाँ पर माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, ये हो गया। इसको जब आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो आपका 3/100 आएगा, मीन्स 1/f इज इक्वल टू 3/100। तो जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा आपका 100/3। ठीक है। उसके बाद ये सेंटीमीटर में, तो आपने इसको क्या कर देना है, मीटर में चेंज कर देना है। मीटर में चेंज करोगे तो 1/3 100 से डिवाइड कर दोगे तो 2 0 से 2 0 क्या हो जाएगी, कैंसिल। कैसे, 100/300 हो जाएगा ना। ठीक है। तो 0 से 0 क्या हो जाएगी, कैंसिल। तो कितना आ जाएगा 1/3। समझ आई मेरी बात, 100/3 था। अब इसको मीटर में चेंज करने के लिए 1/ क्या कर दोगे आप 100, 2 0 से 2 0 आपकी कैंसिल। ठीक है। तो ये आ गया आपका मीटरों में 1/3। ठीक है। अब p इज इक्वल टू 1/f होता है, तो p इज इक्वल टू 1/f, यहाँ पर हमारे पास क्या है, f की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो आप इसको p इज इक्वल टू क्या लिखोगे 1/3, और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप सॉल्व करोगे तो आपका क्या आ जाएगा 3 प्लस का आया है आपका डायोप्टर, इसलिए ये कौन सा लेंस लगेगा, कॉन्वेक्स लेंस लगेगा। ठीक है। क्लियर हुआ न्यूमेरिकल, अगर क्लियर हो गया तो जरूर बताना मुझे। ठीक है। और नहीं हुआ तब भी बताना, फिर मैं हैंड रिटन से आपको ये न्यूमेरिकल समझा दूंगी, वैसे आपको ये समझ आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज ए नॉर्मल आई नॉट एबल टू सी क्लियरली द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड क्लोजर देन 25 सेंटीमीटर। जो नॉर्मल आई है वो 25 सेंटीमीटर से आगे की चीज़ों को क्यों नहीं देख पाती है, तो इसके लिए at distance less than 25 centimeter the ciliary muscles cannot bulge the eye lens and more, the object cannot be focused on the retina and it appear the blurred to the eye as shown in the given figure। अगर 25 सेंटीमीटर से नज़दीक, जैसे ये हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ पर 25 सेंटीमीटर से अगर नज़दीक आता है तो उसकी इमेज जो है रेटिना के पीछे चली जाती है,
और हमें वो ऑब्जेक्ट कैसा दिखाई देने लग जाता है, ब्लर दिखाई देने लग जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट हैपन टू द इमेज डिस्टेंस इन द आई व्हेन वी इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई। क्या होता है जब हम इमेज की डिस्टेंस को बढ़ा देते हैं तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस का क्या होता है। ऑब्जेक्ट तो अगर हमने यहाँ पर देखो कोई चीज़ को देखनी है, ये हमारी आई है, इसको देखना है, तो ऑब्जेक्ट यहीं पर है और हम इसकी इमेज को आगे पीछे कैसे कर पाएंगे। तो ये हमारे आई लेंस में जो होती है वो क्या होती है, सीलियरी मसल्स, ये क्या करती है, पुश कर करके क्या करती है, फोकल लेंथ को कम ज़्यादा करती है और सही डिस्टेंस पे इसकी इमेज को फोकस करती है। ठीक है, तो द आई लेंस ऑफ द नॉर्मल आई फ्रॉम द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट एट द वेरियस डिस्टेंस ऑन द सेम रेटिना, देयरफॉर द इमेज डिस्टेंस इन द आई रिमेन द सेम। ठीक है, समझ आ गई बात। क्या क्वेश्चन बोला है कि इमेज डिस्टेंस जो है आई की वो क्या होती है, आई व्हेन वी इंक्रीज, अगर हम इमेज डिस्टेंस आई की जो है इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई। तो आई लेंस जो है हमारा नॉर्मल आई पर जो इमेज हमारी होती है ना वो क्या होती है, अलग अलग डिस्टेंस पे होती है, लेकिन क्या होती है, सेम रेटिना पर होती है। जैसे कि हमारी आई है, ठीक है, आई पे इमेज तो हमारी यही बनेगी ना, नॉर्मल आई में रेटिना पर, ऑब्जेक्ट चाहे यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो, ठीक है, तो इमेज हमारी वही बनेगी। इसके लिए हमारी आई जो है उसको जो है लेंस को क्या करती है, लेंस को हमारे पुश करके, सिलियरी मसल्स पुश करके उसकी इमेज को रेटिना पर ही बनाती है। समझ आई इतनी बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वाई डू स्टार ट्विंकल, तारे क्यों चमकते हैं। स्टार अपीयर टू ट्विंकल ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेयर के रिफ्रैक्शन के कारण तारे जो है, स्टार्स जो है वो मतलब ट्विंकल नहीं करते हैं बट हमें वो दिखाई देते हैं। क्यों दिखाई देते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है, एटमॉस्फेयर में हमारे अलग अलग लेयर है, कहीं हमारा पर डेंसर मीडियम है, कहीं रेयर मीडियम है, तो जो लाइट आती है ना कई बार तो एटमॉस्फेयर से टकरा के चली जाती है यहीं से, और कई बार हमारी आंखों तक पहुंच जाती है। तो जब हमारी आंखों तक पहुंचती है तो हमें स्टार दिखाई देता है, जब हमारी आंखों तक नहीं पहुंचती तो हमें नहीं दिखाई देता है। तो हमें ऐसा लगता है वो स्टार क्या कर रहे हैं, ट्विंकल कर रहे हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। द लाइट ऑफ द स्टार after the enter of the light in the earth atmosphere undergoes the refraction continuously till it reach at the surface of the earth। जो मैंने आपको बताया कि हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करने के बाद वो बहुत सारे लेयर से क्या करती है, गुजरते हुए आती है। सो दे आर द पॉइंट सोर्सेस ऑफ लाइट, जिसमें से पॉइंट सोर्सेस ऑफ लाइट ही आ पाती है। एज द पाथ ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द स्टार कीप चेंजिंग, जो लाइट आ रही है स्टार से उसका जो पाथ है वो हर टाइम चेंज होता जा रहा है। ठीक है, दस अ पार्ट ऑफ द पोजिशन ऑफ द स्टार कीप चेंजिंग एंड अमाउंट ऑफ द लाइट फॉर द स्टार एंटरिंग द आई कीप ट्विंकलिंग। तो कभी हमारे पास ज़्यादा लाइट आ रही है, कभी कम लाइट आ रही है, कभी नहीं आ रही है, तो हमें ऐसा लगता है कि वो स्टार्स क्या कर रहे हैं, ट्विंकल कर रहे हैं। ड्यू टू विच a star sometime appear bright and sometime dim which is the effect of twinkle। okay, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी लैंग्वेज में आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, एक्सप्लेन व्हाई द प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल। स्टार ट्विंकल कर रहे हैं पर प्लैनेट क्यों नहीं ट्विंकल कर रहे हैं। द प्लैनेट आर मच नियरर टू द अर्थ देन द स्टार। जो प्लैनेट है ना, स्टार्स जो है हमसे बहुत ज़्यादा दूर हैं, और अगर हम स्टार से कंपेयर करें तो प्लैनेट हमारे क्या है, नज़दीक है। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस दे कैन बी द कंसिडर एज ए लार्ज सोर्सेस ऑफ लाइट। ठीक है, जिससे उनके सोर्सेस ऑफ लाइट जो है वो ज़्यादा है नज़दीक होने के कारण। इफ ए प्लैनेट इज कंसिडर्ड to be a collection of a very large number of the point sources of light, then the average value of the change, the amount of the light entering the eye from the all point size light sources is zero due to this the effect of twinkling the null field। देखो क्या होता है कि जो प्लेनेट से लाइट आ रही है वो ज़्यादातर लाइट आ रही है,
क्योंकि वो नज़दीक है। और वेरी लार्ज नंबर में अगर लाइट आ रहा है तो अगर कुछ थोड़ी बहुत चली भी जा रही है तो क्या फ़र्क पड़ रहा है, फिर भी हमारी आंखों पे बहुत ज़्यादा लाइट आ रही है, मतलब 0 के बराबर जो है लाइट आपकी जो है वापस जा रही है और ऑलमोस्ट आपकी आंखों में क्या आ रही है, एंटर कर जा रही है, जिसकी वजह से हमें वो ट्विंकल करते हुए बिल्कुल भी नहीं दिखाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई डज द सन अपीयर रेडिश अर्ली इन द मॉर्निंग। आपने देखा होगा ना, जब जल्दी सुबह उठो तो आप देखना जो सन होता है ना वो आपको रेड कलर का दिखाई देता है। क्यों? चैप्टर जरूर समझना, चैनल के प्लेलिस्ट पे जाना, क्लास 10 साइंस चैप्टर 11 चैप्टर समझोगे तो ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आएंगे, किसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, किसकी वेवलेंथ कम होती है, ठीक है। तो द लाइट कमिंग फ्रॉम द सन, सन से 7 कलर की लाइट आती है, पता है ना आपको, ठीक है। सन पास थ्रू द वेरियस डेंसर लेयर ऑफ द एयर इन द अर्थ एटमॉस्फेयर बिफोर रीचिंग द आई नियर द हॉरिजन। देखो जो लेयर होती है, जो हमारे सन से जो लाइट आती है ना, हमारे एटमॉस्फेयर की बहुत मोटी सी लेयर को पार करते हुए, हॉरिजन को पार करते हुए हमारी आंखों तक पहुंचती है। ये हमारी अर्थ है, ठीक है, इसके ऊपर ये एटमॉस्फेयर है और ये क्या है, सन है, ठीक है, ये सन है, समझ जाओ ये सन है, ठीक है। अब सन से जो लाइट आ रही है वो क्या कर रही है, इतने सारे, यहाँ पर आप खड़े हो, ठीक है, यहाँ पर आप खड़े हो, तो ये जो लाइट आ रही है इतने सारे एटमॉस्फेयर को क्या कर रही है, पार करते हुए आ रही है। तो क्या होता है, जब ये लाइट आती है, एंटर करती है, तो मोस्ट ऑफ पार्ट जो लाइट का होता है, जो ब्लू लाइट होती है उसकी वेवलेंथ हमें पता है क्या होती है, स्मॉल होती है, और वेवलेंथ कम होती है, इसकी वजह से वो स्कैटरिंग कर देती है, मीन्स यहाँ नीचे चली जाती है, यहाँ चली जाती है, हमारे पास तक पहुँच नहीं पाती है। और उसके बाद क्या होता है कि स्कैटर हो जाती है, और इसका हम जो है हॉरिजन, जो ये हॉरिजन है यहाँ से पार करते हैं, स्कैटर हुई कौन सी लाइट, ब्लू लाइट। और जो लार्ज वेवलेंथ वाली लाइट होती है, सबसे ज़्यादा लार्ज वेवलेंथ किसकी होती है, रेड की, ठीक है। तो रेड की जो वेवलेंथ ज़्यादा होती है तो वो हमारी आंखों तक पहुँच जाता है, जिससे हमें जो है, आपके एनसीईआरटी में डायग्राम भी दिया हुआ है, ठीक है, वो डायग्राम भी आप देख सकते हो, तो जिससे हमें वो रेड कलर का जो है सन दिखाई देता है। समझ आ गई मेरी बात, कि लार्ज वेवलेंथ जिसकी होती है, एक बार फिर से देख लो, ये हमारा है अर्थ और ये हमारा एटमॉस्फेयर, यहाँ पर आप हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर सन से जब लाइट आ रही है ना, तो ये एटमॉस्फेयर की इतनी बड़ी लेयर को पार करते हुए आ रही है, तो जो कम वेवलेंथ वाली है ब्लू लाइट वो स्कैट हो जाएगी, ठीक है, और जो ज़्यादा वेवलेंथ वाली है रेड लाइट वो क्या होगी, हमारी आंखों तक पहुँच जाएगी, जिसकी वजह से हमें सन अर्ली मॉर्निंग और सनसेट के समय कैसा दिखाई देता है। अच्छा एक चीज़ और समझा देती हूँ उसमें। अब यहाँ पर देखो, एक तो यहाँ पर मॉर्निंग और इवनिंग की बात हुई थी हमारे, कि जो हमें है यहाँ पर जो है ऐसे दिखाई दिया, रेड दिखाई दिया सन, ठीक है, ये सन था हमारा, ये रेड दिखाई दिया था। लेकिन आफ्टरनून के टाइम में ये सन कहाँ आ जाता है, हमारे सिर पर आ जाता है, जिससे जो एटमॉस्फेयर की लेयर है वो भी पतली हो जाती है, और सन की लाइटें भी कैसी आ रही है, बिल्कुल सीधी आ रही हैं, जिससे हमें सन कैसा दिखाई देता है, सारे 7 कलर मिल जाते हैं और सन हमें कैसा दिखाई देता है, वाइट, ठीक है। समझ आ गई मेरी बात। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गए हमारे चैप्टर 11 के क्वेश्चन। तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, आप लाइक नहीं करते हो, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।